नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र वीटेक क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज। और इस भारत की खोज में आज हम लोग तीसरे अध्याय का दूसरा वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। इससे पहले जो लोग क्लिक कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। 2 से 3 या 4 पार्टों में हम बनाएंगे और उससे आपको फायदा ये होगा कि आप एक विशेष टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़कर उसको समझ पाएंगे। आपको बोरियत फील नहीं होगी और आप काफी अच्छे से कर पाएंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल के निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। तो साथियों, यहाँ तो क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से पहले भारतीय संस्कृति को क्या सबसे पुराना इतिहास माना जाता था, और सबसे पुराना इतिहास का जो स्रोत क्या था वो वेद है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर जो है तोड़ ले सकते हैं। आजकल अधिकांश विद्वान की ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो आजकल के विद्वान है वो जो है ऋग्वेद का जो सृजन है वो कब से मानते हैं। तो आप कह देंगे कि यहाँ पर 1500 वर्षों ईसा पूर्व जो है इन ऋचाओं का जो है उद्भव मानते हैं। इस पर मोहनजोदड़ो खुदाई के बाद भी आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। तो कह रहे हैं ये सब होने के बाद में भी जो है और सारी चीजों को जो साबित करने की प्रवृत्ति क्या है, बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर इसे आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा। तो मैक्स मूलर जो थे उनके अगर शब्दों में देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ये आर्य मानव के द्वारा पहला शब्द रचना है। तो इस तरीके से आप जो है को पढ़ेंगे और इस चीज को इस तरीके से आप नोट करेंगे कि कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आए तो आप जो है इसको लिख लें। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा से याद रखिएगा और इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर अगर निकालेंगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। भारत की समृद्धि भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने उसी विचारों को लेकर आए थे जिसमें ईरान के अवेस्ता की रचना हुई थी। तो आर्य जो आए थे वो कहाँ के विचार लेकर के आए थे, वो ईरान में अवेस्ता जो विचार था उसी के विचारों से संबंधित था उनका विचार। ठीक है, भारत की धरती पर उन्हें विचरण किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा भी अद्भुत साम्य है। कहा गया कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के निकट हैं। तो यहाँ पे किसके निकट पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आपसे पूछ लें कि जो भारत के वेद हैं वो किसके निकट है, तो अवेस्ता के निकट अधिक हैं। तो साथियों अब पढ़ते हैं, जो नया टॉपिक है वो है वेद। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछते रहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, थोड़ा सा दुख होता है कि इतना कंसिस्टेंसी आप लोग जो है के कारण भी आप लोग जो है ये चीजें नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा जाने दीजिए। शुरू करते हैं। बहुत से हिंदू वेदों को धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो बहुत से हिंदू क्या मानते हैं, धर्म ग्रंथ मानते हैं जो वेदों में प्रकाशित है। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई। क्वेश्चन बनेगा साथियों यहाँ पर, वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करते चलिएगा। मैं आप लोगों के लिए भले के लिए ही कह रहा हूं, प्लीज ऐसा करते चलिएगा, नहीं तो अंत में फिर आप समझते हैं समय नहीं है केवीएस के पास में कि आपको रिवीजन करने का भी समय देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। जिसका अर्थ है जानना। तो विद का अर्थ क्या है साथियों, विद का अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह। तो वेद का सीधा साधा अर्थ क्या है कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह।
उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। वेद यानी पहला वेद यानी ऋग्वेद। तो पहला वेद क्या है? ऋग्वेद है साथियों, ध्यान दीजिएगा। मानव जाति की पहली पुस्तक है। तो ये क्या है? मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। काव्य प्रवाह और प्रकृति है, और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। क्या क्या मिलता है साथियों इसमें? मानव मन के आरंभिक उद्गार, काव्य प्रवाह और प्राकृतिक सौंदर्य के रहस्य और हर्षोन्माद। ठीक है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी खत्म, कभी समाप्त नहीं हुई। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज संकल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। इसमें सबसे साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इसे ख्याल को बढ़ावा दिया है कि यह भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूं कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यह बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होते हैं। कहने का मतलब है जो लोग लोक परलोक या पुरानी ऐसी धारणाओं में विश्वास करते थे, वो लोग जो है अपनी जो कह सकते हैं वैज्ञानिक दृष्टि थी उसको विकसित नहीं कर पाए, और यही कारण है कि लोग जो है ज्यादा गुलाम बने। तो ये मेरे शब्द नहीं है, ये लेखक के शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें लेखक ने बताई हैं। आगे देखते हैं कि क्या है। हमें भारत में भी और स्थानों की तरह विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। तो कितनी धाराएं हैं? दो। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है तो कभी दूसरे पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति के मूल पृष्ठभूमि पर लोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन के व्यक्ति के रूपों की रचना कर सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी वही हजारों वर्षों तक बनी नहीं रह सकती। अब पढ़ेंगे हम भारतीय संस्कृति की निरंतरता। हमें आरंभ में ही ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इस समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्श और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। तो क्या क्या विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगता है? नाटक, कहानियां और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, इसी समय उस विशिष्टावादी और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहाय हो जाती है। यह प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यही उस समाज व्यवस्था और मानव के लिए कारागृह बन गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इन्हीं प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और
उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्र तक हुआ। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से संपर्क में बराबर बना रहा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो है भारत अलग थलग नहीं रहा, किन किन से संपर्क बनाए रखा था? तो ईरानी, यूनानी, चीनी और मध्य एशियाई लोगों से। ठीक है, 3-4 हजार वर्षों तक यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत रहा। तो साथियों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ में इसी पाठ के नए भाग में, जिसका नाम है उपनिषद। तो चलिए वहां से शुरू करेंगे। वीडियो छोटी सिर्फ आप लोगों की सहूलियत के लिए है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जो लोग चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें। जय हिंद।